सदर्न कैलिफोर्निया के खूबसूरत आसमान में एक पैसेंजर एयरलाइनर पैसिफिक कोस्ट के साथ अपनी सुबह की फ्लाइट कंप्लीट कर रहा था। सामने रनवे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। क्रू लैंडिंग की तैयारी के लिए फाइनल चेक्स कंप्लीट कर रहे थे, जबकि पैसेंजर्स खूबसूरत सैन डिएगो स्काईलाइन का पूरा व्यू एंजॉय कर रहे थे। वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से सिर्फ कुछ लम्हों की दूरी पर थे जब कुछ बहुत बुरा हो जाता है। सिर्फ एक लम्हे में एयरक्राफ्ट का विंग नीचे गिरता है, नोज घने रेजिडेंशियल इलाके की तरफ पॉइंट करता है और एल्टीट्यूड बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है। पायलट्स के पास रिकवर करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं। एक पुरसुकून दिन पर एक नॉर्मल विजुअल अप्रोच अचानक सर्वाइवल की फाइट में कैसे बदल गई? किस चीज ने इस एयरलाइनर को सिर्फ 1000 फीट ग्राउंड के ऊपर कंट्रोल से बाहर कर दिया? ये कहानी है पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 182 की। सितंबर 1978 को एक बोइंग 727 कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शॉर्ट स्टॉप ओवर के लिए पहुंचा। ये पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस या पीएसए के ज़ेरे इंतजाम था, जो कैलिफोर्निया में बेस एक लो कॉस्ट एयर कैरियर थी और उस स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। इसी सुबह सैन फ्रांसिस्को के करीब सैक्रामेंटो से डिपार्चर के बाद ये पॉपुलर मिड रेंज एयरलाइनर सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जो हिस्टोरिकली लिंडबर्ग फील्ड के नाम से जाना जाता है, जो साउथ में है। सैन डिएगो, जो एयरलाइन का हेडक्वार्टर सिटी भी था, इसकी फ्लाइट 1 घंटे से कम टाइम लेती थी और पैसेंजर्स को सुबह 9 बजे के बाद अमेरिका के शहर तक पहुंचाती थी। फ्लाइट 182 के इंचार्ज कैप्टन जेम्स ई मैकफेरन थे, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एयरलाइन पायलट। सेकंड इन कमांड फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ई फॉक्स थे। एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना और ऑटो पायलट मैनेज करना फर्स्ट ऑफिसर फॉक्स की जिम्मेदारी थी। फ्लाइट इंजीनियर थे मार्टिन जे वाना। कैबिन में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स 128 पैसेंजर्स का ख्याल रख रहे थे। सुबह 8 बजे के बाद एयरक्राफ्ट को गेट से पुश बैक किया गया और क्रू ने इंजन एक एक करके स्टार्ट किए। लैक्स एयरपोर्ट के बिजी टैक्सीवे सिस्टम से गुजरते हुए पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को डिपार्चर के लिए प्रिपेयर किया, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट्स ने इंश्योर किया कि पैसेंजर्स रेडी हैं। कुछ लम्हों बाद क्रू रनवे पर लाइनअप हुआ, फुल पावर अप्लाई की और टेक ऑफ शुरू कर दिया। 8:35 पर पीएसए फ्लाइट 182 एयरबोर्न थी और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी। 2 शहरों के दरमियान तकरीबन 200 माइल्स का फासला होने की वजह से सैन डिएगो की ये फ्लाइट ज्यादा लंबी नहीं थी। एक शॉर्ट क्लाइंब और कुछ मिनट्स की क्रूज के बाद क्रू ने एयरक्राफ्ट को जेंटल डिसेंट में डाला और अराइवल की तैयारी शुरू की। लॉस एंजलिस की तरह सैन डिएगो का वेदर भी टिपिकल सदर्न कैलिफोर्निया जैसा था। क्लियर स्काइज, अच्छी विजिबिलिटी और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। एयरपोर्ट पर हवाएं आमतौर पर काम थीं, इतनी कि एयरक्राफ्ट किसी भी डायरेक्शन से लैंड और टेक ऑफ कर सकता था। कंट्रोलर की मर्जी से रनवे 27 लैंडिंग के लिए एक्टिव था। 9500 फीट से गुजरते हुए और 7000 फीट तक डिसेंड करते हुए कैप्टन ने एटीसी को कॉल किया और अपनी करंट एल्टीट्यूड रिपोर्ट की और कंट्रोलर को बताया कि उन्हें एयरपोर्ट नजर आ रहा है। विजुअल कांटेक्ट होने की सूरत में एटीसी के परमिशन से क्रू नेविगेशनल एड्स और कंट्रोलर इंस्ट्रक्शंस पर रिलाई करने की बजाय बाहर के रेफरेंसेस यूज करते हुए सीधा एयरपोर्ट की तरफ फ्लाई कर सकता था। एयरपोर्ट के करीब एयर स्पेस ज्यादा बिजी नहीं थी और फ्लाइट को विजुअल अप्रोच के लिए क्लियर कर दिया गया। जब एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट की तरफ अपनी डिसेंट कंटिन्यू कर रहा था, एटीसी ने क्रू को एक और एयरक्राफ्ट के बारे में बताया, जो सीधा उनके सामने और उनसे नीचे था। जी हाँ, इस क्रिटिकल मोमेंट पर एक और एयरक्राफ्ट अब फ्लाइट 182 के साथ वही एयर स्पेस शेयर कर रहा था। क्योंकि फ्लाइट 182 अब प्लान्ड अराइवल रूट फॉलो नहीं कर रही थी, कंट्रोलर अब 727 के फ्लाइट पाथ को दूसरी ट्रैफिक से क्लियर नहीं कर सकता था। इसकी बजाय दूसरे एयरक्राफ्ट से डिस्टेंस मेंटेन करने और कोलिजन अवॉइड करने की जिम्मेदारी क्रू और कंट्रोलर की थी।
एटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पायलट्स को उनके आसपास के तमाम एयरक्राफ्ट के बारे में इन्फॉर्म करें ताकि वो बाहर देखकर अपना फ्लाइट पाथ एडजस्ट कर सकें। दूसरा सेस्ना 172 था जो सैन डिएगो एयरपोर्ट के करीब फ्लाई कर रहा था। इसे कंट्रोल कर रहा था एक स्टूडेंट पायलट और इंस्ट्रक्टर राइट सीट में था। ये सेस्ना मॉन्टगोमेरी एयरफील्ड से जो सैन डिएगो के नॉर्थ में है एक वीएफआर फ्लाइट के लिए पहले ही डिपार्चर ले चुका था। अपनी ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर ये दोनों पायलट्स इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस प्रैक्टिस कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यूज करते हुए रनवे 09 के लिए लिंडरबर्ग फील्ड पर स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए जरूरी था कि वो सिर्फ फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करे और बाहर देखने से बचे। इसलिए स्टूडेंट ने एक व्यू लिमिटिंग डिवाइस पहना हुआ था जिसे हुड कहते हैं। इसका मतलब ये था कि सेस्ना में सिर्फ इंस्ट्रक्टर ही बाहर क्लियर व्यू देख सकता था। कुछ लम्हों बाद जब कैप्टन ने आसमान में सेस्ना को देख लिया, फ्लाइट 182 के कैप्टन ने एटीसी को इन्फॉर्म किया कि उन्हें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है। इस पर उन्हें इंस्ट्रक्शन मिली कि वो विजुअल सेपरेशन मेंटेन रखें। जब फ्लाइट 182 एयरपोर्ट के करीब एयर स्पेस पे पहुंची, अप्रोच कंट्रोलर ने फ्लाइट को सैन डिएगो टावर कंट्रोलर के हवाले कर दिया और क्रू को कहा कि वो टावर फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट करें। सेस्ना उस वक्त आउटबाउंड जा रहा था और अब भी सैन डिएगो अप्रोच के साथ ही था, इसलिए दोनों एयरक्राफ्ट के पायलट्स अब एक दूसरे के ट्रांसमिशंस नहीं सुन सकते थे और पोजीशन अपडेट्स के लिए एटीसी पर रिलाई कर रहे थे। टावर फ्रीक्वेंसी पर आने के बाद कैप्टन ने कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और बताया 727 डाउन विंड लेग पर है। रडार पर सराउंडिंग्स देखते हुए कंट्रोलर ने बताया कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अब सिर्फ 1 माइल आगे था। जब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने विंग फ्लैप्स को 5 डिग्री पोजीशन पर एक्सटेंड किया ताकि एयरक्राफ्ट स्लो हो और लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो सके, दोनों के दरमियान एक परेशान कुन गुफ्तगू हुई जो मुश्किल की पहली निशानी थी। क्या ये वही है जिसे हम देख रहे थे? हाँ, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आ रहा। 3 सेकंड्स बाद कैप्टन ने कहा, मुझे लगता है वो अब हमारे राइट से पास हो रहा है। हालांकि ये जुमला कंट्रोलर को अलर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने ट्रांसमिशन पूरी तरह नहीं सुनी। हर गुजरते सेकंड के साथ दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के करीब आ रहे थे और पायलट्स की टेंशन बढ़ती जा रही थी। 10 सेकंड्स की खामोशी के बाद पायलट ने लैंडिंग गियर एक्सटेंड कर दिया और एयरक्राफ्ट को स्लो करने पर फोकस किया। इसी दौरान सैन डिएगो अप्रोच कंट्रोल फैसिलिटी में रडार पर एक ट्रैफिक कोलिजन अलर्ट आया, जिसमें सिस्टम रियल टाइम में दोनों एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्टेड पाथ कैलकुलेट कर रहा था। रडार सिस्टम ने ये डिस्कवर किया कि सेस्ना अब भी बोइंग 727 के आगे है और उनके पाथ्स मर्ज होने वाले हैं। यानी एक बड़ा पैसेंजर एयरलाइनर और एक छोटा एयरक्राफ्ट सीधा कोलिजन कोर्स पर थे। जब ये अलर्ट एटीसी फैसिलिटी में बज रहा था, अप्रोच कंट्रोलर ने फौरन सेस्ना को रेडियो किया, लेकिन वो फ्लाइट 182 से कांटेक्ट नहीं कर सके। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक उसे सैन डिएगो टावर को कॉल करके वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि फ्लाइट 182 पहले ही रिपोर्ट कर चुकी थी कि उन्हें दूसरा एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है, लेकिन कुछ गलत था। सेस्ना ने ट्रैफिक एडवाइजरी का कोई जवाब नहीं दिया और फिर टावर के अंदर एक खौफनाक आवाज गूंजी, मेडे टावर, वी आर गोइंग डाउन, दिस इज PSA। दोनों एयरक्राफ्ट सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहे। जब सेस्ना नोज अप एल्टीट्यूड में क्लाइंब कर रहा था, बोइंग 727 ने उसे ऊपर से क्रॉस किया और हल्की सी राइट बैंक के साथ अपनी राइट विंग से उसे टकरा गया। बोइंग की स्पीड और उसके विंग का साइज इतना ज्यादा था कि इम्पैक्ट ने सेस्ना को फौरन टुकड़ों में तोड़ दिया। 727 का डैमेज्ड विंग, जिसमें फ्यूल टैंक में बड़ा होल हो चुका था, जेट फ्यूल स्प्रे करने लगा। लेफ्ट विंग अब भी इंटैक्ट थी और ज्यादा लिफ्ट जनरेट कर रही थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट 50 डिग्री से ज्यादा राइट रोल कर गया, जो नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा था। पायलट्स के कंट्रोल इनपुट्स के बावजूद एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जहाज का नोज सीधा जमीन की तरफ पॉइंट कर गया। अब एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं था। दोनों एयरक्राफ्ट के टकराने के 20 सेकंड्स बाद ही PSA फ्लाइट 182 नॉर्थ पार्क के रेजिडेंशियल इलाके में क्रैश हो गई, जो सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ ईस्ट में था। इस क्रैश में कोई भी जिंदा नहीं बच सका,
बल्कि इस क्रैश ने जमीन पर मजीद 7 लोगों की जान ले ली। ये कैलिफोर्निया की हिस्ट्री का सबसे डेडली एयर डिजास्टर बन गया। तबाहशुदा घर, जहाज के टुकड़े और धूल और धुएं से भरी सड़कें इसको सैन डिएगो का सबसे बुरा दिन कहा गया। क्रैश के 7 महीने बाद NTSB ने अपनी फाइनल रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें बताया गया कि PSA क्रू विजुअल सेपरेशन मेंटेन करने में फेल हुई और उन्होंने ATC को इन्फॉर्म नहीं किया कि अब वो दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं देख पा रहे। इन्वेस्टिगेशन ने ATC प्रोसीजर्स पर भी सवाल उठाया, जहां एक बड़ा एयरलाइनर और एक छोटा एयरक्राफ्ट इतनी डिफरेंट स्पीड्स के बावजूद सी एंड अवॉइड कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे। हालांकि रेडार और ट्रेन कंट्रोलर मौजूद थे। इसके अलावा कोलिजन अलर्ट सिस्टम में रोजाना एवरेज 13 अलर्ट्स मिलते थे, जिसमें से कई दफा कोई रियल डेंजर नहीं होता था, इसलिए कंट्रोलर्स कभी कभी इन अलर्ट्स को इग्नोर कर देते थे। PSA फ्लाइट 182 का ये हादसा याद दिलाता है कि कॉम्प्लेसेंसी और प्रोसीजर्स से छोटी सी डेविएशन इतनी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है।